व्यापार के बाद में अब हम बात करते हैं भारत के जो समुद्री तट से जो लगे राज्य थे उनके बारे में क्या क्या दिया हुआ है और किन किन के बारे में जानकारी देनी है आपको। चलिए शुरू करते हैं कि भारत का जो दक्षिण भाग है या दक्षिण भारत है, यहाँ पर तटीय मैदान, ये तटीय इलाका, ये वाला कौन सा, देखो ये आपके पश्चिमी तट और ये है पूर्वी तट। तो इससे लगता हुआ जो भी इलाका है हम आगे देखेंगे जैसे जैसे टॉपिक आएगा। तो शुरू करते हैं कि भारत के दक्षिण भारत में ना, या भारत के दक्षिणी भाग में, भारत के दक्षिणी भाग, तो मैंने आपको बताया है मैप के अंदर जो कच्चा मानचित्र मैंने आपको ये बताया है, ये दक्षिणी भारत है। तो भारत का जो दक्षिण भाग है ये यहां पर तटीय मैदान, भारत के दक्षिण भाग के तटीय मैदानों में जो कावेरी नदी से संबंधित मैदान था, है ना, कावेरी नदी का मैदान सबसे अधिक उपजाऊ है। कावेरी नदी का मैदान सर्वाधिक उपजाऊ उस समय भी था, आज भी है। अब यहां पर हम बात करते हैं कावेरी नदी। तो ये आपको यहां पर ये पुहार या कावेरी पत्तनम है, ये कावेरी नदी है। इस तरह से आप यहाँ पे, ये मैं एक जगह का नाम लिख रहा हूं पुहार, या इसको दूसरा नाम कावेरी पत्तनम, कावेरी नदी का जो पत्तन है, बंदरगाह है उसको। और ये जो मैदान है यहाँ पर, ये जो इलाका, ये है कावेरी नदी का मैदान, ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहां पर हम बात करेंगे सबसे पहले कि दक्षिण भारत के अंदर जो कावेरी नदी का मैदान है वो सर्वाधिक उपजाऊ है और इससे संबंधित राज्य और उनके राजा के बारे में जानकारी प्रदान अभी हम चर्चा करेंगे उसके ऊपर। तो जो संगम साहित्य है, तमिल साहित्य, देखिए संगम, तमिल कवियों ने मिलकर के 3 बार तमिल साहित्य, है ना, संगम साहित्य में एक शब्द का जिक्र आता है। संगम साहित्य क्या हुआ बेटा, तमिल के जितने भी कवि थे ना वो 3 बार मदुरई के अंदर इकट्ठा हुए और वहां पे संगम हुआ। संगम मतलब इकट्ठा होना। उन्होंने उस समय वहां पे बहुत सारे ग्रंथों का संकलन किया, बहुत सारी कविताएं लिखी, इनको संगम कहा जाता है। तो तमिल साहित्य को ही संगम साहित्य कहते हैं। उसमें मुवेंदार शब्द का उल्लेख मिलता है। संगम साहित्य में इसका उल्लेख मिलता है, एक शब्द है मुवेंदार। मुवेंदार शब्द का उल्लेख मिलता है जिसका अर्थ है, याद रखना, 3 मुखिया। याद, ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है मुवेंदार शब्द का मतलब क्या है, 3 मुखिया। अब आप कहोगे सर 3 क्या 3 मुखिया कौन से? तो दक्षिण भारत में 3 मुखिया शासक परिवार थे, उनका जिक्र है ये। देखिए दक्षिण भारत में 3 राजवंश या 3 शासक मुखिया परिवार थे, उनका नाम है ये। 3 शासक मुखिया परिवार थे, कौन कौन? एक आपके चेर, दूसरा चोल और तीसरा पांड्य। अब चेर तो केरल से संबंधित हैं और ये दोनों लगभग तमिलनाडु से संबंधित है ना, उसके आसपास का क्षेत्र है। चेर, चोल और पांड्य, ये आपको 3 नाम याद रखने, कई बार एग्जाम में पूछते हैं। 3 मुखिया मुवेंदार कौन थे? तो चेर, चोल और पांड्य। अब तीनों के पास में 2-2 राजधानियां थी। तीनों मुखियाओं के पास सत्ता के 2-2 केंद्र थे। तीनों मुखियाओं के पास सत्ता के 2-2 केंद्र थे। तो कुल कितने हो गए बेटा? 6, लेकिन आपको 6 के 6 नहीं पढ़ने हैं। इन दोनों में एक तटीय क्षेत्र था, क्योंकि बंदरगाह था व्यापार के लिए, एक तटीय क्षेत्र जिसको आप बंदरगाह कह सकते हैं, है ना, व्यापार के लिए जरूरी था, तथा
एक अंदरूनी हिस्से में, एक अंदर तथा एक अंदरूनी हिस्से में, तीनों के पास में दो दो सत्ता के केंद्र थे। एक था तट पर, यहां पर, और एक था आपके भीतर की तरफ। बाहर जरूरी था क्योंकि समुद्र के रास्ते व्यापार होता था, तो वहां पर एक आपको बंदरगाह चाहिए, एक ऐसा इलाका चाहिए जहां से आप व्यापार की डीलिंग कर सके। लेकिन इसमें से दो, 6 केंद्रों में से दो बहुत महत्वपूर्ण थे। 6 केंद्रों में से दो केंद्र महत्वपूर्ण थे। कौन कौन से, वो आपको पता रखने हैं। दो केंद्र महत्वपूर्ण थे। एक तो हा आपका पुहार या कावेरी पत्तनम, जो मैंने आपको मैप में बताया है, जो था चोलों के पास। ठीक है, एक तो था चोलों के पास में पुहार या कावेरी पत्तनम, और दूसरा था आपके यहां पे मदुरई। तमिलनाडु, ये पांड्यों की राजधानी थी। दूसरा था मदुरई, पांड्यों की राजधानी। तो ये आपको दो पता रखने हैं, मदुरई और पुहार, पांड्यों की राजधानी और चोलों का केंद्र। अब मुखिया लोग क्या करते थे, जो ये तीनों मुखिया थे वो लोगों से रेगुलर टैक्स नहीं लेते बल्कि उपहार लेते, गिफ्ट लेते। अभी तक रेगुलर टैक्स का शायद प्रोविजन नहीं हुआ होगा, है ना। तो हम समझते हैं मुखिया क्या करते थे। तो मुखिया लोगों से नियमित कर की बजाय उपहार लेते। मुखिया लोगों से नियमित कर की बजाय उपहार मतलब गिफ्ट लेते। एक तो आपको ये ध्यान में रखना है, 3 मुखिया हम पढ़ रहे हैं, तीनों मुखियाओं के बारे में जानकारी। फिर कुछ फीस वगैरह थी, टैक्स, कुछ विशेष टैक्स थे वो वसूल थे। सैनिक अभियान चलाते, शुल्क वसूलते, सैनिक अभियान चलाते मतलब युद्ध के लिए। हम पढ़ रहे हैं मुखियाओं के क्या क्या काम थे, या मुखिया जो है उस समय क्या करते थे। तो नियमित टैक्स नहीं लेते थे बल्कि कुछ गिफ्ट लेते थे, कुछ विशेष प्रकार के शुल्क अर्थात कुछ टैक्स थे, सैनिक अभियान चलाते थे, है ना। और जो धन मिलता था, है ना, प्राप्त धन को रिश्तेदारों में, अपने समर्थकों में, देखिए प्राप्त धन को रिश्तेदारों, अपने समर्थकों, कवियों में, इस समय क्या करते थे, बांट देते थे। अपने रिश्तेदारों में, समर्थकों में, सैनिकों में, कवियों में, इन सब में बांट देते थे। कवियों, सिपाहियों या सैनिकों में बांट देते। और क्या करते थे, जो संगम कवि है ना, संगम कवियों ने इन मुखियाओं की प्रशंसा में कविताएं लिखी हैं। संगम कवियों ने इन मुखियाओं की प्रशंसा में कविताएं लिखी हैं। ये है आपके 3 मुखिया से संबंधित कुछ बातें, कुछ फैक्ट्स, कुछ जानकारियां जो आपको पता रखनी है। देखिए, कावेरी नदी तमिल साहित्य में, संगम साहित्य में मोवेंदार शब्द का उल्लेख है, जिसका मतलब है 3 मुखिया, चेर केरल से, और चोल और पांड्य जो है वो आपके तमिलनाडु और उसके आसपास इलाकों से। तीनों के पास में सत्ता के 2-2 केंद्र थे, तो 6 केंद्र हो गए। एक तटीय क्षेत्र पर था, एक अंदरूनी हिस्सों में था। लेकिन आपको सिर्फ यहाँ पर 2 केंद्रों के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है।
एक है पुहार अर्थात कावेरी पत्तनम जो चोलों के पास था, दूसरा अंदुरी इस समय मदुरई, ये पांड्यों की राजधानी। फिर मुखियाओं के बारे में एक बिंदु कि वो नियमित कर की बजाय गिफ्ट लेते थे, दूसरा कुछ स्पेशल टैक्स वसूलते थे, सैनिक अभियान मतलब युद्ध करते थे। फिर आपके तीसरा है जो धन मिलता उसको रिश्तेदारों में, समर्थकों में, कवियों में, सैनिकों में बांटते थे। संगम कवियों ने इनकी प्रशंसा में कविताएं लिखी है। तो ये है यहाँ पर समुद्री तटों से लगे राज्य वाला टॉपिक यहाँ पे पूरा होता है। इसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे दक्षिण भारत दक्षिण पश्चिम की एक महत्वपूर्ण शक्ति सातवाहनों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जिनको दक्षिणापथ का स्वामी कहा जाता था। लिखिए इसको, इसके बाद में हम अगले वीडियो में आगे बढ़ते हैं।